वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर अप कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिमांड में था कि मैम आप मैराथन लाइए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो शॉर्ट समरी है वो हमको कराइए। तो वो ही क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम फिजिक्स की जो शॉर्ट समरी है, पूरे जो टॉपिक हैं उनको शॉर्ट में अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन फंसें तो आप इजीली वहाँ से करके चले जाएं और आपको इजीली लास्ट टाइम में सारे टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी जो सारी थ्योरी है वो हम कवर अप करने वाले हैं, ताकि जो 7 जुलाई को जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप इजीली क्या करें, वहाँ पर ये चीज़ें कर पाएँ। देखिए, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं उनको मैंने शॉर्ट समरी की PDF पहले ही दे दी है, तो वहाँ ये आपको शॉर्ट समरी मिल जाएगी। तो दोबारा इसको PDF को मुझसे मत मांगिएगा कि मैम PDF दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी नोट्स लेने हैं, सारे बाइलिंगुअल नोट्स, सारे नोट्स मिलेंगे आपको, सारे PYQ टॉपिक सीरीज, साथ में शॉर्ट समरी, पेडागोजी की शॉर्ट समरी मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी साइंस की, ताकि एक अच्छा स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में कर पाएँ। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411662115। इस पर मेरे को मैसेज करना है, 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है और सारी PDF आपको आपके व्हाट्सएप पर जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और स्पेशल मैराथन में हम देखेंगे फिजिक्स के जो थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं NCERT के, उनको अच्छे से कवर करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होगा आपका प्रेशर, और जो सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बीच में फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के, चाहे आपका साउंड हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, सारे के सारे अभी हम जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रेशर से जो है स्टार्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने इसको वैसे नहीं देखा था टॉपिक में, तो ऐसे अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर जल्दी जल्दी जो हैं वो कवर करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन जो है वो आपका यहाँ से हो जाएगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज प्रेशर, बुआन फोर्स, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ से अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। आप क्या करते हैं, जैसे एप्पल वगैरह को काटते हैं तो आप देखेंगे आप बीच में से काटते हैं, उसको बीच में से काटने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, वो जो एप्पल है आप उसको जस्ट मिडिल से काट रहे हैं। इट मीन्स आप उसको परपेंडिकुलर काट रहे हैं। परपेंडिकुलर आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और जब भी आप कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं किसी भी एरिया पर, तो वो फोर्स आपकी क्या कहलाती है, वो फोर्स आपकी प्रेशर कहलाती है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक होती है नॉर्मल फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स होती है वो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन जब वही फोर्स आप किसी एरिया पर परपेंडिकुलर लगाते हैं तो वो फोर्स जो है आपकी क्या होती है, वो प्रेशर होती है। यही बात यहाँ पर लिखी है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस और एरिया। तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है उस यूनिट एरिया में, इस यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रही है वही क्या है आपकी, वही आपकी प्रेशर है। अब यहाँ से प्रेशर का एक फॉर्मूला जो है वो निकल कर आता है, और प्रेशर क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होगा कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगी तो मेरा प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी प्रेशर वैसे ही बढ़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया मेरा नीचे लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगी तो प्रेशर घटेगा, और अगर मैं एरिया को घटाऊंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो नाइफ होता है वो बहुत ही आगे से पतला होता है। इट मीन्स उसका जो एरिया होता है वो हम बहुत कम कर देते हैं, और एरिया कम करने से क्या होता है, वो प्रेशर जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। आपने कूली को देखा होगा, वो सिर पर क्या करता है, कपड़ा लपेट लेता है। बेसिकली वो वहाँ पर क्या करता है, वो अपने एरिया को बढ़ा लेता है, और एरिया बढ़ाने से क्या होता है, वो प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो जाता है। तो याद रखेंगे, जो प्रेशर होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है इसका SI यूनिट आपसे पूछ सकता है। एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीटेट में 2021 में भी क्वेश्चन बना। आपका प्रेशर का ये यूनिट का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है PS टेट में भी बन जाए, और साथ में या फिर इसको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें
जो होती है वो डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक है, बेसिकली जो प्रेशर है बस वो परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड होती है, इसकी एक वैल्यू होती है पास्कल की, लेकिन इसकी डायरेक्शन वहाँ पर नहीं होती। जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो याद रखेंगे प्रेशर स्केलर है और इसका जो CGS यूनिट है वो आपका ब्राइन होता है। तो बहुत सारे यूनिट हमें देखने को मिल गए, 4 ऑप्शन देके पूछे कौन सा यहाँ पर प्रेशर का यूनिट नहीं है, तो याद रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, पास्कल यूनिट होता है और इसका CGS यूनिट जो होता है वो ब्राइन होता है। देखिए इसके बाद प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू HdG। यहाँ पर जो H है वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, D डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और G आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ पर डिपेंड करता है। जितनी डेप्थ कम होगी प्रेशर उतना कम होगा, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ये कंटेनर है तो यहाँ पर देखिए प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको हाइट मत कंसीडर करिएगा। जैसे कभी आप सोचने लगे कि ऊपर तो हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो प्रेशर जो है वो कम क्यों हो रहा है। देखिए हाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डेप्थ की बात होती है। जितनी डेप्थ बढ़ती है, जितना मतलब यहाँ पर देखिए डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाले गोले में डेप्थ ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा ही वहाँ पर है। डेप्थ जैसे जैसे कम होती जा रही है ऊपर जाने पर डेप्थ कम हो रही है, तो प्रेशर भी मेरा कम होता जा रहा है। तो समझ में आया प्रेशर कैसे डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है। डेप्थ कम तो प्रेशर कम, डेप्थ ज़्यादा तो प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद डेंसिटी पर भी प्रेशर जो है वो आपका निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा प्रेशर, जितनी कम डेंसिटी उतना कम प्रेशर। जैसे हम इस एग्जांपल से देखेंगे, अगर मैं वाटर की डेंसिटी बात करूँ तो वो 1 दे रखी है, जबकि कुकिंग ऑयल जो है उसकी डेंसिटी 0.93 है। तो आप देख रहे होंगे जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम है। तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना भी प्रेशर ज़्यादा होगा और डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। सेम ऐसे ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर लिखा है प्रेशर इन लिक्विड वेरीज ऑन डिफरेंट हाइट, है ना। प्रेशर जो है वो अलग अलग हाइट पर अलग होगा। अगर मैं यहाँ होंगी ऊपर यहाँ पर जो है मेरी क्या हो जाएगी, डेप्थ जो है वो कम है तो प्रेशर भी कम। यहाँ पर डेप्थ सबसे ज़्यादा है इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये आप याद रखेंगे, प्रेशर जो है लिक्विड में वेरी करता है अलग अलग हाइट पर। क्यों? क्योंकि डेप्थ की वजह से। इन लिक्विड प्रेशर इज मैक्सिमम एट बॉटम। याद रखेंगे किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, उसके बॉटम पर होगा ऑफ द सरफेस, या फिर कोई भी कंटेनर हो सकता है। तो क्लियर हुए होंगे आपको ये पॉइंट कि कैसे जो प्रेशर है वो डेंसिटी और आपका डेप्थ पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब देखिए किसी भी एरिया पर एटमॉस्फेयर की सारी लेयर मिलकर प्रेशर लगाती हैं परपेंडिकुलर, तो वो प्रेशर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अ सर्टेन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल है, कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, जब उस पर मिलकर सारी एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो प्रेशर लगाती हैं, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इसके बारे में आप अच्छे से ये बात याद रखेंगे, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाएंगे उतना प्रेशर कम होता चला जाएगा। मतलब जो लोग ज़मीनी एरिया पर रहते हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो लेयर कम होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है वो भी वहाँ पर कम होता चला जाता है। ये पॉइंट क्लियर अपने माइंड में याद रखिएगा। उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो पार्टिकल होते हैं एयर में वो गर्म हो जाते हैं और वो फैल जाते हैं और साथ में वो हल्के हो जाते हैं। हल्के होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन जहाँ टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ एयर की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, वो पार्टिकल जो है वो हल्के नहीं होते, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो भी वहाँ पर क्या
होता है आपका, हाई होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बुआंट फोर्स क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब भी नहाते हैं, बाल्टी वगैरह में मग को नीचे डालने की कोशिश करते हैं भरी हुई पानी की बाल्टी में, तो वो मग जो है नीचे नहीं जा पाता, नीचे से एक फोर्स वहाँ पर वर्क करने लगती है, और वही जो नीचे से पानी में फोर्स लग रही है वो आपकी क्या है, वो आपकी बुआंट फोर्स, या उसे हम अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो बोलेंगे लिक्विड की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में जब आप कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो जो फ्लूइड होता है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और उसी अपवर्ड फोर्स को हम बुआंट फोर्स कहते हैं। और ये बुआंट फोर्स कितनी लगती है, देखिए जब पानी में मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, पानी को हटाया, ठीक है। वो जितना ज़्यादा पानी हटाएगा उतनी ही नीचे से क्या होती है, आपकी फोर्स लगती है। तो याद रखेंगे, जितना पानी ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया जाएगा उतनी ही नीचे से फोर्स लगेगी, और वही फोर्स होती है आपकी बुआंट फोर्स। और ये आपकी डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। बार बार डेंसिटी वाला टर्म आ रहा है, तो डेंसिटी क्या होता है, देखिए डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, और वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, एक कमरा है, एक और कमरा है, यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं और यहाँ पर 12 लोग खड़े हैं, सपोज बहुत सारे। तो यहाँ पर मास ज़्यादा हो गया, इट मीन्स यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर सिर्फ उसी एरिया उसी वॉल्यूम में 2 ही लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो समझ में आया, डेंसिटी क्या होती है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी पर भी ये बुआंट फोर्स जो है वो निर्भर करती है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो याद रखेंगे वो ज़्यादा पानी के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है, देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पानी की डेंसिटी अगर 1 है और उसकी डेंसिटी 0.5 है तो वो पानी में तैरेगा। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो वो पानी में सिंक कर जाएगा। ये बात भी आप डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी जितना पानी उसके द्वारा हटाया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उतना ही बुआंट फोर्स नीचे से जो है वो वर्क करता है। और इसी के आधार पर आपका आता है क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स इन अ फ्लूइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स करा जाता है किसी फ्लूइड में, तो उसका वेट क्या होता है, वहाँ पर घटता है। और वो वेट क्यों घटता है, वो वेट इसलिए घटता है क्योंकि नीचे से बुआंट फोर्स लगती है, और वो उतना ही वेट घटता है जितना कि नीचे से बुआंट फोर्स लग रही है। अब जैसे इसको समझिए, ये पानी है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है यहाँ पर सपोज 50 kg है ना, इसको पानी में डाला, पानी में क्या करा, इसने कुछ पानी को हटाया, और जितना पानी हटाया, सपोज इसने पानी हटाया, अभी न्यूटन के टर्म में बात कर लें तो सपोज इसने ये जो है 25 न्यूटन का पानी हटा दिया यहाँ पर, है ना, फोर्स जो लगी इसके द्वारा वो 25 न्यूटन का पानी इसने हटाया। 25 kg में टर्म में बात कर लेते हैं, 25 kg का पानी इसने हटाया, तो नीचे से जो फोर्स लगी वो भी कितनी लगी, 25 की ही लगी। और 25 की नीचे से फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट अभी 50 का है वो 25 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से 25 की जो फोर्स है वो लग रही है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है हल्का हो गया है। और यही आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में यहाँ लिखा है कि उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो रिडक्शन होता है वेट का वो कितना होता है, वो इक्वल होता है किसके, जो वेट ऑब्जेक्ट द्वारा हटाया गया है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद नोट में और एक ये पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रख लीजिएगा। इफ़ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेज, अगर प्रेशर किसी लिक्विड में इंक्रीज करा जाता है तो याद रखेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद अब देखिए वो सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है हीट करने पर, जैसे वैक्स को अगर आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, वो फैल जाती है, जैसे घी वगैरह। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस केस में उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर प्रेशर को इंक्रीज करा जाता है। याद रखेंगे, अगर प्रेशर को इंक्रीज करा जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कब, वो सब्सटेंस जिनका जो
वॉल्यूम है हीट करने पर बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वैक्स और घी। सेम ऐसे ही यहाँ पर सब्सटेंस हुज वॉल्यूम डिक्रीजेज, जैसे आइस है ना, पानी था तो ज़्यादा आयतन था, जब आइस हो गई तो वो छोटा हो गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है हीट करने पर तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा प्रेशर का कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलाकर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रेशर कंप्लीट किया। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, मैग्नेट। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी 12 मार्च में जब आपका पेपर हुआ था तो मैग्नेट से क्वेश्चन आपका बना था। देखिए अब ये मैग्नेट आई कहाँ से। देखिए पत्थर होते हैं, ठीक है, जो पत्थर होते हैं पहाड़ों में, पत्थर वगैरह चट्टानें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी ओर कहलाती हैं। तो कुछ ओर ऐसी हैं जहाँ से हमें आयरन मिलता है। तो आयरन की एक ओर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट इज़ अ रॉक मिनरल। एक रॉक पत्थर का एक मिनरल है मैग्नेटाइट, और ये आयरन ओर का बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर का ही एक पत्थर होता है मैग्नेटाइट, और उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। याद रखेंगे क्या होता है, Fe3O4। तो इट इज़ वन ऑफ द आयरन ऑक्साइड एंड इज़ फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये जो पत्थर है, चट्टान है, ये एक आयरन का ही ओर है। देखो आयरन के मतलब आयरन का ही एक पत्थर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इट इज़ अट्रैक्टेड टू मैग्नेट एंड कैन बी मैग्नेटाइज टू बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और साथ में इसको मैग्नेटाइज करके आप परमानेंट मैग्नेट भी जो है वहाँ से बना सकते हैं। तो मैग्नेट कहाँ से आई, एक आयरन का ओर है, एक पत्थर है चट्टान जिसका नाम मैग्नेटाइट है, उसमें फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी तरफ क्या करती है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, या फिर खुद भी क्या होती है, मैग्नेटाइज होकर उसको परमानेंट मैग्नेट जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखिए जो सब्सटेंस इन विच हैव आयरन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आर नोन एज मैग्नेट। अगर कोई आपसे पूछे मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट सिंपल आप ये बोलेंगे कि वो सब्सटेंसेस जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है वो आपके मैग्नेट होती हैं। दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक मटेरियल जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्या, आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो याद रखेंगे ये मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अचुंबकीय वो होंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो रखना है आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, कंपास। क्योंकि कंपास के अंदर जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करती है, उस पर रेड मार्क बना देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो मैग्नेट होती है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करती है। तो उसी को ध्यान में रखकर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर एक जो डिवाइस है वर्क करता है वो आपका कौन सा होता है, कंपास होता है। अब देखिए मैग्नेट अलग अलग तरह की होती है। ये देखिए यू शेप की मैग्नेट हो गई, ये आपके सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट हो गई है ना, ये आपकी क्या हो गई, बार मैग्नेट हो गई। तो ये मैग्नेट जो है अलग अलग तरह के डिज़ाइन की आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद देखिए जब मैं मैग्नेट की बात करती हूँ तो मैग्नेट में आता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक और मैग्नेट ली, इसमें भी मैंने क्या लिया, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जब डिफरेंट पोल एक तरफ होते हैं तो दोनों मैग्नेट क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है जो अनइवन पोल होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होंगे जैसे साउथ साउथ की बात करूँ या मैं नॉर्थ नॉर्थ की बात करूँ तो ये कि यहाँ पर देखेंगे सेकेंड और थर्ड केस में तो यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलता है, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे, एक मैग्नेट जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी खो सकती है अगर आप उसको हीट करते हैं या उसको हैमर से मारते हैं या छत पे से ऊंचाई से उसको गिरा देते हैं। तो इन दैट केस जो मैग्नेट होगी वो अपनी क्वालिटी को लूज कर देगी। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, अगर आप किसी धागे में एक मैग्नेट को बांध दें और उसे घुमा दें तो याद रखेंगे जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा रेस्ट में किस डायरेक्शन में आती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नेट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ आयरन। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं ये पीस ऑफ आयरन है, इस आयरन के पीस को मैं मैग्नेट में बदल सकती हूँ। और वो कैसे बदल सकती हूँ, देखिए यहाँ पर प्रोसेस भी एनसीईआरटी में बताया है कि आप एक मैग्नेट का पीस लेंगे,
उसको इस तरह से रगड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर उठाएंगे इस तरह से, फिर ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से खिसकाते हुए लाएंगे, फिर उठाकर ऐसे लाएंगे। इस प्रोसेस को 30 बार रिपीट करेंगे तो ये जो आयरन का पीस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा और ये दूसरे आयरन के पीस को अपनी तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कथन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाए कि मैग्नेट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ आयरन, तो बिल्कुल ट्रू बात जो है वो वहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए अट्रैक्शन जो होता है वो मैग्नेट के अपोजिट पोल के थ्रू भी हो सकता है। नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं, अगर दो मैग्नेट के एक पास आएंगे तो वो अट्रैक्ट भी करेंगे। साथ में अगर मैं मैग्नेट का एक पोल लूँ और एक आयरन का पीस लूँ, उनके बीच में भी अट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी है। या तो मैग्नेट में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट पोल की वजह से होगा, या वन पोल ऑफ द मैग्नेट एंड अनमैग्नेटाइज्ड बार ऑफ आयरन, उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो रिपल्शन होता है वो सिर्फ दो सिमिलर पोल में हो सकता है, या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। तो रिपल्शन जो है वो सिर्फ मैग्नेट में ही देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे जो रिपल्शन होता है वो श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। अगर आपसे पूछा जाए क्या अट्रैक्शन होता है, नहीं, अट्रैक्शन तो आपका मैग्नेट और आयरन के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जो रिपल्शन है वो सिर्फ दो मैग्नेट के बीच में ही हो सकता है। जब उनके नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल एक तरफ होती हैं तो रिपल्शन जो होता है वो हमारा श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा में पॉइंट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या होती है। देखिए ये मैग्नेट है, इसके आसपास का एरिया जहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं आयरन को रखती हूँ तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वो एरिया मैग्नेट के आसपास का जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मैग्नीट्यूड अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो यहाँ पर होता है पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे फोर्स होती है उसको हम जैसे बोला मैंने 5 न्यूटन, तो ये जो 5 न्यूटन है ये एक वैल्यू है और इस वैल्यू को मैं क्या बोलती हूँ फिजिक्स के टर्म में, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि मैग्नेट जो थी वो आपकी स्केलर क्वांटिटी थी। ये जो इमेजिनरी लाइन होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये कोई हमें दिखती थोड़ी है, तो ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो मैग्नेट के आसपास हम मान के चलते हैं और यही क्या कहलाती हैं, आपकी फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट कहलाती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये आपकी कहलाती हैं। यहाँ पर जो एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला और इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको बताए हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अब देखिए आपको ये तो पता चल गया कि ये मैग्नेट है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए मैग्नेट के जो आउटसाइड होता है जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो होती है नॉर्थ टू साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से जाएंगी और साउथ पोल की तरफ आएंगी, नॉर्थ से जाएंगी साउथ में आएंगी, नॉर्थ से जाएंगी साउथ में आएंगी। कहाँ, आउटसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, मैग्नेट के इनसाइड की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, कहाँ पर, पोल्स पर। ठीक है, जब पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होगी, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पोल में। इसी वजह से अगर मैं इस डायग्राम को देखती हूँ तो आप देखेंगे जो आयरन का बुरादा है, आयरन का जो मटेरियल है वो आप देखेंगे पोल्स पर ज़्यादा चिपका है। वो पोल्स पर ज़्यादा क्यों चिपका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी ज़्यादा होती हैं। द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जितनी ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो वहाँ पर ज़्यादा होगी। क्लोज लाइन शोज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जो क्लोज लाइन है, जो पास लाइन होंगी वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी। तो ये सारा पूरा आपका मैग्नेट का टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको सारी अच्छे से समझा दी हैं। अब हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है हमारा साउंड।
देखिए, जब हम साउंड की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आएगा कि साउंड क्या है। देखिए, साउंड जो है एक तरह की वेव है, एक तरह की तरंग है। और ये जब तरंग जाती है तो यहाँ पर आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि जो रास्ते में पार्टिकल पड़ते हैं और जब ये वेव उनसे टकराती है तो उन पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है और उन वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेशन होगा, फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ये एक वेव तो है, लेकिन ये तभी वर्क करती है जब वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन किसकी वजह से होता है? पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि अगर पार्टिकल या कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी वजह से साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ पर साउंड है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल में वाइब्रेशन नहीं हो रहा, और वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो साउंड क्या है? एक वेव है जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से। ये जो साउंड होती है ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो डायरेक्शन और वाइब्रेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो याद रखेंगे, साउंड क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये जो साउंड होती है वो हाईएस्ट होती है सॉलिड में, हाई होती है लिक्विड में, और लोएस्ट होती है आपकी गैसेज में। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होता है, जल्दी जल्दी वेव मूव करती है। तो साउंड जो है वो हाईएस्ट हो गई सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये तो क्लियर कर दिया। इसी की वजह से जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं या मून वगैरह में, वो एक दूसरे को आवाज़ नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, और मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगी। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर मानी जाती है, वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए, यहाँ पे जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो ये वेव जो होती है, यहाँ पर कुछ टर्म निकल कर आते हैं, उससे रिलेट करते हुए फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा टर्म है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं एक सेकंड में, क्योंकि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन की। तो वो जो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। और याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो कभी कभी क्या करता है, न्यूमेरिक बन जाता है, यहाँ पर आपको ऑसिलेशन दे देगा, टाइम दे देगा और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तो याद रखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है? वो ऑसिलेशन अपॉन टाइम होता है, कि कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं आपके एक सेकेंड में। तो वो आपका क्या है? आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टाइम टेकन है ना, कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने में, तो वो आपका टाइम टेकन है। याद रखेंगे, कितना एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है वो आपका क्या कहलाता है? वो टाइम पीरियड कहलाता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड आता है एक टर्म। ये सिंपल से टर्म है, बस आपको याद रखनी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब वेव जा रही होती है वो जितनी ऊंचाई पर जाती है ना, और फिर जितनी नीचाई पर आती है। तो ये क्या है? ये हाइट जो है, ये जो हाइट है ये आपकी क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। और इसको जो ऊपर वाला होता है इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला क्या होता है? उसे हम ट्रॉट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ट्रॉट और क्रेस्ट ऑफ द साउंड वेव। तो जो साउंड वेव होती है जितनी ऊंचाई पर जाएगी क्रेस्ट में या ट्रॉट में, तो वही क्या होता है? वही जो हाइट होती है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। अब देखिए, एक ऑसिलेशन, ये क्या है? यहाँ से वेव ऐसे गई और यहाँ, तो ये पूरा क्या है? ये एक ऑसिलेशन है। तो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है। याद रखिए, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम पीरियड लगता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? कि कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं एक सेकंड में। तो तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और आपका फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर जो साउंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनता है, जो लाउडनेस होती है। ठीक है, और इसे हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? आपका डेसिबल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है लाउडनेस का, वो डेसिबल होता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। याद रखेंगे, ये जो लाउडनेस होती है, आवाज़ की प्रबलता होती है कि कितनी तेज़ आवाज़ है ना, तो वो किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही साउंड क्या होती है? आपकी लाउड
लाउडर होती है और इसका एक रेशो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एम्पलीट्यूड को मैं दुगना कर दूँ मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मेरी लाउडनेस है 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो लाउडनेस मेरी 4 गुना हो जाएगी। याद रखेंगे जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे लाउडनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड लाइक शार्प हैवी थिक इज कॉल्ड द पिच ऑफ साउंड, मतलब कितनी आवाज़ बारीक है ना, वो पिच होती है। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत ही आपकी श्रिल होती है तो वो वहाँ पर पिच हाई है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी बारीक होती है, तीखी होती है, तो उनकी पिच हाई होती है। जबकि अगर मैं लायन की बात करूं तो वो दहाड़ता है, उसकी आवाज़ भारी होती है, तो उसकी पिच जो है वो वहाँ पर कम होती है। तो आवाज़ की ये जो शार्पनेस है ना, कितनी तीखी है कितनी वो बारीक है, वो आपकी पिच कहलाती है साउंड की। और याद रखेंगे ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर। पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही हाई पिच होती है। तो लड़कियों की अगर पूछा जाए लड़कों के कंपैरिजन में, तो लड़कियों का पिच हाई है तो इट मीन्स लड़कियों की जो वॉइस है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। लड़कों की पिच जो है वो हाई नहीं होती, उनकी आवाज़ भारी होती है, तो वहाँ पर लाउडनेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उनकी पिच वहाँ पर क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पर ये भी लिखा है जो एसआई यूनिट होता है लाउडनेस का वो डेसिबल होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, पिच और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन और एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का रिलेशन। उसके बाद देखिए 3 तरह की साउंड्स होती हैं। इंफ्रासोनिक वेव, वो वाली वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक वेव होती हैं या सबसोनिक वेव होती हैं, और इन्हें हम ह्यूमन जो है वो नहीं सुन सकते। व्हेल, एलिफेंट वगैरह जो है वो इन साउंड को, इस रेंज की फ्रिक्वेंसी की साउंड को क्या है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या है आपको पता ही है, वाइब्रेशन जो हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो वो इतने उनकी जो वाइब्रेशन हो रहा है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है और उसे ह्यूमन नहीं सुन पाते। फिर दूसरी तरह की वेव आती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, और यही वो साउंड होती है जिसे हम ऑडिएबल वेव बोलते हैं, और यही जो वेव्स होती हैं ह्यूमन द्वारा जो है वो सुनी जाती हैं। अगर क्वेश्चन बने कि ह्यूमन किस रेंज की फ्रिक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है, तो वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है उसको ह्यूमन सुन सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑडिएबल वेव बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की वेव आती हैं, वो होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक, और अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जब फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, फिर से जो ह्यूमन के ईयर है वो इस फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कुछ जो एनिमल होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ है ना, बैट वगैरह, ये इस फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जो डॉग होता है वो बार्क करता है ना, वो बाहर जो है बार्किंग कर रहा होता है, आपको लगता है वो बेवजह बार्क कर रहा है, लेकिन वो बेवजह नहीं कर रहा, एक्चुअली में उसे कुछ ऐसी साउंड सुनाई दे रही हैं जो आपको नहीं दे रही। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो उसको सुनाई दे जाती है, हमको नहीं देती। ठीक है, तो साउंड में ये तीनों जो आपकी टाइप हैं आप अच्छे से याद रखिएगा। साउंड में बस आपको इतना ही याद रखना है, और मुझे लगता है सारे पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा लाइट एंड रिफ्लेक्शन। देखिए साउंड टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखने वाले हैं वो है लाइट और रिफ्लेक्शन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको 100% PS स्टेट में देखने को मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स लेने हैं वो मेरे को मेल ID shilpi ch511@gmail.com पर मेल करें, वहाँ पर 120 रुपीज़ पे करें UPI ID पर, और उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, और व्हाट्सएप पर आपको जो नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे, साथ में ये जो मैराथन सेशंस हैं इनकी भी PDF मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी हमने साउंड पढ़ा, अब हम लाइट देखते हैं। देखिए जो साउंड थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, लेकिन जो लाइट होती है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लाइट है क्या? लाइट बेसिकली क्या होता है कि हमको ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है, क्योंकि लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पर, जाती है, टकरा कर वापस जाती है और हमारी आंखों में आती है, और इसकी वजह से क्या होता है हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कुछ लोग लाइट को बोलते हैं कि ये वेव है, और हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने बताया था कि ये पैकेट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में आती है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है, उसको कंसिडर इस फॉर्म में किया जाता है। देखिए लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, साउंड को मीडियम की ज़रूरत थी, लाइट को ज़रूरत नहीं होती। एयर और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है, ये बात आप याद रखेंगे। और वो कितनी होती है ये क्वेश्चन बन जाता है
तो वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किलोमीटर पर सेकेंड में ऑप्शन दे तो वो होगा 3 × 10⁵। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको देखने होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ से एग्जाम्पल के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम विच कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और यही फिनोमिना क्या होता है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जब लाइट पास करती है ना, किसी मीडियम में, और वो कुछ फाइन पार्टिकल से जाकर या डस्ट के अदर सब्सटेंसेस हैं वहाँ पर वो जाकर टकराती है और उसके बाद वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कुछ डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है, कुछ डायरेक्शन में कम जाती है, और यही फिनोमिना आपका कहलाता है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है किस पर, वेवलेंथ पर। आपको पता है 7 कलर होते हैं विवग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। तो ये जो विवग्योर होता है यहाँ पर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कलर की फॉर्म में होती है, 7 कलर की फॉर्म में। तो देखिए जब हम यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। याद रखेंगे वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है जब हम इधर की तरफ को जाते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इधर को जाते वक्त फ्रिक्वेंसी घटती है और वेवलेंथ बढ़ती है। अब देखिए जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो शाम के समय होता है आपको आसमान जो है वो लाल दिखाई देता है ना, हल्का सा ऑरेंज दिखाई देता है, लेकिन दिन के समय वो ब्लू दिखाई देता है। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर स्कैटरिंग जो है वो सबसे लास्ट में होगी। तो जब वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा है तो ये बहुत लास्ट में जाकर स्कैटर करता है। इसी वजह शाम तक आते आते जो है वो हमें आसमान जो है वो ऑरेंज या रेडिश जो है वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और ये स्कैटर करने में बहुत टाइम लेता है। जबकि जो ब्लू कलर है आपका, वायलेट, इंडिगो, ये बहुत जल्दी स्कैटर कर जाते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर है वो नॉर्मली सही टाइम पर स्कैटर करता है, फिर भी जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी से स्कैटर कर जाता है, और इसी वजह से दिन के समय जो हमें आसमान है वो ब्लू दिखाई देता है। अगर ये क्वेश्चन बने आपका कि जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, इवनिंग में ऑरेंज दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। क्लियर? उसके बाद आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए दोनों में अंतर है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जो लाइट है पार्टिकल से टकराती है और सभी डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं, व्हेन एनी वाइट लाइट, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वाइट लाइट की। नॉर्मली लाइट वाइट ही होती है और जब वो किसी से टकराती है तो वो कलर में ब्रेक डाउन होती है। पासिस थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पर लाइट किसी भी डस्ट पार्टिकल किसी से भी टकरा कर फैल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है। उस केस में वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर में, और यही प्रोसेस कहलाता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट 7 कलर में डिस्पर्ज हो रही है तो वो डिस्पर्जन है, लेकिन जब वो टकरा रही है किसी फाइन पार्टिकल से और नॉर्मली सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है तो वो आपका स्कैटरिंग होता है। तो दोनों आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टर्म हमें देखना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल है, ये हमें मिरर में देखने को मिलती है, चाहे आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर हो। लाइट आती है, मिरर से टकराती है और वापस चली जाती है, यही होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिनन ऑफ लाइट हिटिंग द स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होता है जब लाइट उस पर आती है, टकराती है और रिटर्न बैक हो जाती है, तो वही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे होती है, और जो वापस जा रही होती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। और इसी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो जो लॉ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल आई है ये बराबर होता है किसके, एंगल आर के। तो एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, लॉ कहता है दोनों बराबर होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो सीधा परपेंडिकुलर हमने खींचा है इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और इसके बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। द इंसिडेंट, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द इंसिडेंट पॉइंट आर इन द सेम प्लेन। आप देख रहे होंगे कि ये एक ही प्लेन पर, ये जो है ये एक ही प्लेन पर तीनों पॉइंट जो हैं वो लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों जो लॉ हैं आप रिफ्लेक्शन के अच्छे से याद रखेंगे।
उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने रिफ्लेक्शन देखा, उसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए लेंस और मिरर में यही फ़र्क होता है। अगर मैं कहूँ मिरर, तो मिरर से लाइट टकराती है, वापस चली जाती है, लेकिन जो लेंस होता है उसमें लाइट आती है और उसमें से निकल कर चली जाती है, वापस नहीं जाती, उसके अंदर से निकल कर चली जाती है। तो यही फ़र्क होता है मिरर और लेंस में। लेंस में लाइट जो है लेंस के अंदर से निकल जाती है, जबकि मिरर में टकरा कर वापस जाती है। जब टकरा कर वापस जा रही है तो वो क्या है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। इट हैपन विद साउंड, वाटर एंड अदर वेव्स एंड इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। जब रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सिंपल आप याद रखिएगा, वो है आपका रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ एयर है और ये आपका ग्लास है, लाइट आई और एयर से कहाँ चली गई, ग्लास में चली गई। तो मतलब एक मीडियम एयर था और एक मीडियम ग्लास था। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो है आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको समझते कैसे हैं, देखिए ये सपोज एयर है ना, और ये आपका ग्लास है। तो लाइट आई, इसमें हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जब लाइट आती है, ठीक है, और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, तो यहाँ पर अगर मैं एयर की बात करूँ तो ये रेयरर मीडियम है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है। और मैं ग्लास की बात करूँ तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा और रेयरर मीडियम वो जिसकी डेंसिटी कम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। याद रखिएगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। इसके विपरीत जब लाइट इस डेंसर मीडियम से आपके रेयरर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ पर लिखे भी हैं। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा रिवर के अंदर जो फिश होती है वो हमें एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कॉइन है वो नीचे इधर पड़ा है, लेकिन आपकी आंखें इस कॉइन को थोड़ा ऊपर देख रही हैं। वो क्यों देख पा रही हैं, एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। ये पानी है, ठीक है, और ये बाहर एयर है। लाइट आई, पानी के अंदर गई और पानी से वापस जाएगी अब, ठीक है। अब जब लाइट पानी से वापस जा रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जब लाइट वापस जा रही है पानी से एयर की तरफ, तो मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से बैंड कर जाएगी इधर। तो वो इधर बैंड करने की वजह से बाद में जब सीधी लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ा ऊपर हो जाती है। इसी वजह से ये कॉइन जो एक्चुअल में यहाँ था हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर पूछा जाए ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर लिखा है फिश लाइंग इनसाइड अ वाटर अपीयर टू बी राइजन सम वॉट अबव द एक्चुअल पोजिशन, अबव द एक्चुअल डेप्थ। जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देती है वो फिश या कॉइन। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सेम इसी फिनोमिनन पर वर्क करता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार है वो ट्विंकल थोड़ी करते हैं, लेकिन हमको दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। कैमरा के जो लेंसेज होते हैं, याद रखेंगे, वो भी रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन पर ही काम करते हैं। तो रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हुआ, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। उसके बाद देखते हैं अब हम मिरर और लेंस। ठीक है, मिरर और लेंस को देखने से पहले हमें समझना होगा कि दो टाइप की इमेज होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज वो होती हैं जो जिनमें क्या होता है, वैन ये जो रियल इमेज है आपको किसी स्क्रीन पर एक्चुअली में दिखाई देती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लाइट रे दैट एक्चुअली पासेस थ्रू द स्क्रीन। जो स्क्रीन से एक्चुअली पास कर रही हैं, और इन इमेज को हम आप किसी दीवार पर, किसी स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर, यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। तो ये रियल इमेज होती हैं। लेकिन एक दूसरी इमेज होती है वर्चुअल, एन इमेज दैट कैन नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। जो किसी स्क्रीन पर आप नहीं देख पाते, जो मिरर के पीछे ही होती हैं, वो होती हैं आपकी वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली जो आपको याद रखना है वो यहाँ पर ये याद रखना है कि इनमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर विद अ फ्लैट सरफेस। जो फ्लैट सरफेस का मिरर होता है वो आपका प्लेन मिरर है। इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब मिरर के पीछे होती है। इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज सेम, ऐसे ही आपकी इमेज जो है वो बनेगी। इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा। सपोज ये प्लेन मिरर है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही हूँ।
तो मैं मिरर से 5 मीटर की दूरी पर हूँ, तो मिरर के पीछे जो मेरी इमेज बनेगी, याद रखेंगे, वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। तो सिंपल सा पॉइंट ये यहाँ पर यही कह रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर है तो इमेज भी मिरर के पीछे 5 मीटर पर ही बनेगी। इमेज यहाँ पर कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है आपका प्लेन मिरर के केस में। तो प्लेन मिरर क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आते हैं कॉनकेव मिरर, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये बहुत ही शानदार मिरर होता है। पास जाने पर इमेज बड़ी दिखाई देती है, दूर जाने पर इमेज छोटी रहती है। पास आने पर इमेज सीधी दिखाई देती है और दूर जाने पर इमेज उल्टी दिखाई देती है। तो सारे फीचर देखने को मिलते हैं हमें किसमें, कॉनकेव मिरर पर। देखिए जब ऑब्जेक्ट नियर आता है मिरर के तो इमेज जो है वो उल्टी दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू मिरर तो उस केस में इमेज आपकी इरेक्ट हो जाती है और साथ में बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी और वो वर्चुअल हो जाएगी। अभी जो इमेज आपकी रियल थी वो जब मिरर के बहुत ज़्यादा पास आप आ गए, ठीक है, फोकस से भी आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा पास अगर आप आ गए तो उस केस में इमेज जो है वो एक तो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज बनती है और इमेज जो है जो अभी रियल थी वो अब किस में हो जाती है, वर्चुअल में हो जाती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से काफ़ी दूर रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मिरर से काफ़ी दूर है, तो उस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द मिरर तो जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। अभी जो बहुत ज़्यादा पास आने पर इमेज सीधी बन रही थी वो दूर रहने पर इमेज उल्टी होती है और साथ में छोटी होती है और आपकी रियल भी होती है। क्वेश्चन बनेगा कौन सा मिरर है जिसमें इमेज रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, तो वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। बहुत ज़्यादा पास आने पर वर्चुअल और दूर में कैसी इमेज होती है, रियल। बहुत ज़्यादा पास आने पर बड़ी होती है और दूर में कैसी इमेज बनती है, छोटी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। और सेम इसी फिनोमिना पर जो काम कॉनकेव मिरर करता है सेम वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो बस अगर आपको कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी पता है तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी भी वही है, उसमें भी ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा पास आने पर इमेज एनलार्ज और इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और दूर पर इमेज उल्टी होगी, छोटी होगी और आपकी रियल होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जो है वो एक तरह से काम करते हैं। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करें जिसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसमें इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, सीधी होगी, बिल्कुल इरेक्ट, वर्चुअल होगी, कभी रियल नहीं होती और स्मॉल इन साइज होती है। सिंपल से 3 पॉइंट हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और साथ में स्मॉल होती है, डिमिनिश्ड होती है। और यही काम जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है सेम वैसा ही काम कौन करता है, आपका कॉनकेव लेंस करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जो हमारी आई होती है, हमारी आई में आइरिस के अंदर पीपल होता है और उसके पीपल के पीछे हमारा लेंस होता है। तो जो लेंस होता है हमारी आंख में वो कौन सा लेंस होता है, मैंने पहले भी बताया था, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर होती हैं वो यूज़ करते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस टू सी द आई एंड ईयर। तो यहाँ पर मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस जो होता है सेम वही काम करता है जो आपका कॉनकेव मिरर करता है। और कॉनकेव मिरर में हमें पता था जब हम बहुत पास आती हैं तो इमेज सीधी भी दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा एनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड होती है। और जब वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होती है तो हम आँख और कान की बारीक से बारीक चीज़ को भी देख पाते हैं। इसलिए जो डॉक्टर होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग करता है, वो कॉन्वेक्स लेंस का जो है प्रयोग करता है ताकि वो चीज़ों को क्या है आपका बड़ा बड़ा जो है वो वहाँ पर देख सके, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और कहाँ यूज़ होते हैं, आई ग्लासेस में हमारे यूज़ होती हैं for the prevention of far sightedness, that is when a person can seen far away but not the near point। देखिए जब इसे हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष मतलब फार साइटेडनेस जो होता है ये होता है कि इसमें दूर का तो सही दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता है। याद रखेंगे दूर का सही दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता। तो उस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं और इसकी जो पावर होती है याद रखेंगे लेंस की वो पॉजिटिव होती है, मतलब जो नंबर आपको मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है प्लस मतलब ये थोड़ी जल्दी रिकवर हो सकती है, ये इतनी बुरी नहीं मानी जाती आंखों के लिए। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है
कॉनकेव लेंस में जो है वो होता है मायोपिया के लिए। और मायोपिया में क्या होता है कि इसमें हमें पास का अच्छा दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। याद रखेंगे, मायोपिया क्या है, जिसमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, और उस केस में हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। और इस केस में जो इसकी पावर होती है लेंस की वो निगेटिव होती है, मतलब जो नंबर आपको मिलेगा जैसे -0.75, इट मीन्स अगर माइनस वहाँ पर लगा है तो आपको दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता है और आप मायोपिया से सफ़र कर रही हैं। तो ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। उसके अलावा जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी में जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो इसलिए होते हैं ताकि उसमें जो पीछे ट्रक वगैरह आ रहे हैं वो उस मिरर के अंदर छोटे दिखाई दे सकें, है ना, क्योंकि हमको पता था, अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, यहाँ पर आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें इमेज एक तो सीधी रहती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको पीछे का ट्रक जो है उल्टा दिखाई देगा, नहीं, वो सीधा रहेगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि वो मिरर के पीछे ही बनती है और स्मॉल इन साइज होती है। तो जो ट्रक पीछे बड़ा बड़ा आ रहा है वो आपको मिरर में छोटा सा दिख जाता है। तो याद रखेंगे, जो गाड़ी वगैरह होती हैं उनके जो साइड में मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है ना, और ये आपका कॉनकेव लेंस है। सिंपल है, याद रखिएगा। जो लेंस थिनर होते हैं एज से ये पतले हैं और बीच में से मोटे हैं, तो ये आपके कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था इनकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मतलब होता क्या है, जब लाइट आती है इस तरह से तो वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस जो हैं वो आपके कहलाती हैं। अब वो लेंस जो एज से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं वो आपके कॉनकेव लेंस होते हैं। इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो याद रखेंगे वो नेगेटिव होती है, और ये आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। मतलब जब लाइट आती है तो वो इस तरह से डाइवर्ज कर जाती है, किसी पॉइंट पर नहीं मिलती, तो इस वजह से जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा पुराने टाइम में पिन होल कैमरा जो है वो यूज़ करा जाता था। तो ये जो पिन होल कैमरा है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक इस तरह से बोर्ड लेते हैं, एक दूसरा बोर्ड लेते हैं और उस पर एक ट्रेसिंग पेपर लगाते हैं। एनसीईआरटी में पूरा दिया है। तो उसमें क्या होता है, जब हम उसमें होल करने के बाद एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें उस ट्रेसिंग पेपर पर दिखाई देता है, और उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बेसिकली आपको यही याद रखना है। वो इमेज, क्योंकि हमें एक ट्रेसिंग पेपर पर दिखाई दे रही है, तो वो इमेज कैसी होगी, रियल पर, जो किसी स्क्रीन पर है ना, किसी प्रोजेक्टर पर या किसी ट्रेसिंग पेपर पर, कोई भी पेपर पर इमेज अगर दिखाई देती है तो वो आपकी रियल है। इमेज इन्वर्टेड होती है, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन पीछे इमेज कैसी बननी है, उल्टी। सेम ऐसी आपकी आंखों में होता है, जो इमेज है वो आपकी रेटिना पर बनती है, तो जो इमेज बनती है याद रखेंगे वो उल्टी बनती है रेटिना पर। बाद में हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो उसको हमारे माइंड तक ले जाते हैं और वो हमें फिर वहाँ पर सीधी दिखाई देती है, लेकिन जो रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी होती है। तो सेम ऐसे ही पिन होल कैमरा में भी इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, कलर या ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट कलर्ड है तो इमेज कलर्ड होगी, और अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो आपकी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट होगी। और इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। सीधी सी बात है, अगर वो किसी पेपर पर प्राप्त कर रहे हैं बड़ी सी इमेज को तो वो छोटी ही होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो ये पिन होल कैमरा के फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो एयर बबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, ये एयर बबल है इस तरह से, वाटर के अंदर इस तरह से है ये, है ना, ये फॉर्म कर रहा है। तो वाटर के अंदर ये डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये वाटर के अंदर जो एयर बबल होता है, याद रखेंगे, एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में आपका क्या होता है, रे जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर फॉलिंग ऑन बबल, है ना। ये देखिए बबल इस तरह से है, ये पानी के अंदर, ये देखिए इस तरह से, तो ये आपका डाइवर्जन होगा, कॉनकेव लेंस है यहाँ पर, और ये लाइट जो है यहाँ पर डाइवर्जन जो है वो आपकी हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको शैडो का याद रखना है। देखिए एक लाइट होती है, नीचे एक सरफेस होता है, और उसके बीच में जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओपेक मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। एक तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट वो होता है जो बटर पेपर होता है जिसमें आर पार बहुत धुंधला दिखाई देता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसपेरेंट एग्जैक्ट आर पार देख सकते हैं, और ओपेक वो होगा जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते। तो लाइट और सरफेस के बीच में जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है
तो वो वहाँ पर क्या होता है, उस सरफेस पर शेडो जो है वो फॉर्म होती है। तो शेडो बनाने के लिए लाइट चाहिए, एक सरफेस चाहिए, और लाइट जब सीधी एक उस ओपेक ऑब्जेक्ट पर जाती है तो नीचे उस सरफेस में क्या हो जाता है, उसकी शेडो जो है वो बन जाती है। और शेडो का कलर याद रखेंगे हमेशा कैसा होता है, वो आपका ब्लैक ही होता है। और ये जो शेडो का साइज है, साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन ऑन विच द शेडो इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये किस पर, जो साइज है शेडो का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन ऑन विच शेडो इज फॉर्म। जहाँ पर शेडो फॉर्म कर रही है उसके और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर ये साइज जो है शेडो का डिफर करता है। एंड द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। जो लाइट सोर्स है और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट से जो सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों पर ही जो साइज है शेडो का वो डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा जब सूरज बिल्कुल एग्जैक्ट सिर पर होता है तो शेडो सबसे छोटी बनती है क्योंकि वो बिल्कुल नीचे बनती है। तो मतलब जो साइज है वो डिपेंड कर रहा है शेडो का किस पर, कि ऑब्जेक्ट और जो लाइट है वो कितनी दूरी पर है, या जो ऑब्जेक्ट है या जो सरफेस है स्क्रीन है वो कितनी दूरी पर है, उन पर आपकी जो शेडो है वो डिपेंड करती है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स एंड फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन या तो आपको फोर्स से मिल जाएगा या एक क्वेश्चन आपको फ्रिक्शन से मिल जाएगा। अब देखिए फोर्स क्या होती है। अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप उसको धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, सिंपल वो क्या है, फोर्स है। सिंपल सा इतना ही आपको याद रखना है। और फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन जो है वो नीडेड है। एक ऑब्जेक्ट रखा है सिंपली, उस पर कोई फोर्स थोड़ी है, लेकिन जैसे ही हम एक और ऑब्जेक्ट जाएगा, जैसे हम जाएंगे उस पर धक्का देंगे या उसको खींचेंगे, तो फोर्स को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन है वो नीडेड है, चाहे वो सरफेस ही क्यों ना हो, है ना, सरफेस ही क्यों ना, क्योंकि उस केस में अगर ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रखा है सरफेस पे तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वहाँ पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं चल पा रहा। तो फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना जो है वो आपस में ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन पर फोर्स लगते हैं, है ना, तो वो फोर्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स भी इधर ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो फोर्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जब फोर्स आपके डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, तो जिधर फोर्स, जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट उधर की तरफ कोई खिसक जाता है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो नेट फोर्स होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। जैसे मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की और इधर से फोर्स लगा रही हूँ 8 न्यूटन की, तो जो मेरी इक्विवेलेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 8 - 5 दैट इज़ 3 न्यूटन। ये यहाँ पर सिंपल सी यही बात बोलना चाह रहा है। उसके बाद अगर दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रही है तो उस केस में जो नेट फोर्स होती है वो आपकी ज़ीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। फोर्स इंटेंसिटी जो है इसको हम मैग्नीट्यूड में मेज़र करते हैं और इसकी डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी वजह से ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो याद रखेंगे वो क्वांटिटी हमेशा वेक्टर होती है। जैसे फोर्स को हम न्यूटन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड है, इसकी एक वैल्यू है और इसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो भी डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डाइन जो होता है वो का CGS यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डाइन जो होता है वो इसका CGS यूनिट होता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, डायरेक्शन या स्पीड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अगर आप फोर्स लगाते हैं। फोर्स दो तरह की होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही बनता है। अब देखिए, द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो वो फोर्स आपकी कांटेक्ट फोर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए मस्कुलर फोर्स, कोई ग्लास रखा है, उससे मुझे उठा के पानी पीना है तो वो अपने आप थोड़ी आ जाएगा। मैं क्या करूँगी, अपना हाथ लेकर जाऊँगी। मैंने अपने हाथ को उस ग्लास से टच किया तो दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए और उसके बाद मैंने उसे उठाया तो मस्कुलर फोर्स वहाँ पर वर्क करी और वो पानी जो है मैंने पी लिया। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो भी आपकी कैसी होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उस केस में एक फोर्स वर्क करती है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स, ये सारी सब क्या है, ये आपकी याद रखेंगे, ये कांटेक्ट फोर्स होती हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती हैं जो जब जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट के ही एक दूसरे पर
फोर्स लगा रहे हैं विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड, विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड, तो वो आपके नॉन कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है ना। अब जैसे यहाँ पर होता है क्या, ये मैग्नेट है, ये आयरन का पीस है, तो मैग्नेट इसको दूर से ही खींचने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम बचपन में करा करते थे कि स्केल को सिर पर रगड़ा और पेपर के जो टुकड़े होते हैं उस पर वो चिपकती थी, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें भी क्या हो रहा है आपका नॉन कॉन्टैक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है दूर से, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जाम्पल हैं ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैं आपको न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं जहाँ पर फोर्स का काम होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, क्लास 9th में हम ये पढ़ते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ थे मोशन के, उनको हम देख लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर वो चल रहा है तो वो हमेशा या तो चलता ही रहेगा, और जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रुका ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे अर्थ है, अर्थ घूम रही है, घूमे जा रही है कि इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमे जा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई बॉक्स रखा है वो रखा ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल सा टर्म है। फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। और इसी के फर्स्ट लॉ के आधार पर ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने आप को उसी पोजीशन में रखना चाहते हैं जिसमें वो हैं। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आप कैरम की बहुत सारे उसमें कि जब कैरम बोर्ड में खेलते हैं तो बहुत सारी जो वो गोटियां होती हैं वो हम लगाते हैं, तो जब स्ट्राइकर लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा वो कि नीचे वाली जो गोटी होती है जब स्ट्राइकर उस पर हिट करता है तो वो निकल जाती है, और बाकी सारी जो गोटियां होती हैं वो एज इट इज़ रह जाती हैं। वो क्यों रह जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहती हैं। जैसे आप कपड़ों को झाड़ते हैं तो आपने देखा होगा एक साथ सारे पार्टिकल गिरते हैं, तो वो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहते हैं, और जब आपने झाड़ा तो वो एक साथ ऐसे नीचे हो गए। तो हर ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहता है। ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हम हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं अपने चेंज को। और द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, इसे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे मैं अपने आप को रोकना चाह रही हूँ, मैं उसी पोजीशन में रहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उस अपने आप को चेंज होने से अपोज कर रही हूँ, तो वही जो मोशन है वो क्या है, वो आपका इनर्शिया है। द लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, या गैलोलियो का जो लॉ है वो इसको हम कहते हैं। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, है ना। जैसे कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, तो वो अपने आप के चेंज को रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है, तो वही क्या है, आपका इनर्शिया है। और ये जो इनर्शिया होती है ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर्ड ऑफ इट इनर्शिया। किसी इनर्शिया का पता लगाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के मास को ही देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको, बस सिंपल सा याद रखना है। गैलीलियो का जो लॉ है वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेके आए, और ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट लॉ पर ही जो है वर्क करता है। जैसे आपने देखा भी होगा जो क्या होता है कि आप बस में बैठते हैं, है ना, बस में आप बैठे हुए हैं, जब बस चलती है आगे की तरफ को तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपके जब बस चलती है तो आपके पैर तो आगे की तरफ को जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी अभी रेस्ट में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो वो भी क्या है, इनर्शिया का ही लॉ है कि आपकी बॉडी जो है उसी पोजीशन में रहना चाहती है जिसमें थी। आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर जो हैं बस चलने की वजह से वो आगे की तरफ जा रहे हैं, सिर पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इनर्शिया या पहले लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। सेकेंड लॉ जो होता है, याद रखेंगे, वो क्या कहता है, गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलरेशन। सेकेंड लॉ में याद रखेंगे फोर्स क्या कहता है, वो प्रोडक्ट है किसका, मास और एसिलरेशन का। सिंपल सा ऑब्जेक्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि फोर्स जो है वो मास और एसिलरेशन का प्रोडक्ट है। अगर एसिलरेशन कम कर देंगे तो फोर्स भी वहाँ पर
कम हो जाएगी। और ऐसा हम करते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी बॉल को कैच करते हैं तो प्लेयर जो है वो अपने हैंड को पीछे कर लेता है। वो अपने हैंड को पीछे क्यों कर लेता है? ताकि जो बॉल का एसिलेरेशन है वो वहाँ पर कम हो जाए, और बॉल का एसिलेरेशन कम होने की वजह से क्या होगा, जो फोर्स है वो वहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्यों करता है ऐसा बैकवर्ड? तो ताकि वो मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम है उसको कम कर सके, और जो फोर्स है वहाँ पर थोड़ी कम हो, और वो एग्जैक्टली क्या है, बॉल को आसानी से स्टॉप कर ले। तो ये सेकंड लॉ होता है। थर्ड लॉ तो आपको सभी को पता है, देयर इज व्हेन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बस सिंपल सा है, बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉकेट वगैरह होते हैं, पुलिंग ऑफ कार्ट, जंपिंग फ्रॉम द बोट ऑन अ रिवर साइड। आपने देखा होगा जो बोट होती है, जब आप उससे उतरते हैं तो आप आगे की तरफ आते हैं और बोट जो है ऑटोमेटिक पीछे की तरफ को जाती है, ये हमेशा होता है। तो वो थर्ड लॉ वहाँ पर काम कर रहा है। आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो जो बोट है वो पीछे की तरफ चली गई, तो वो आपका थर्ड लॉ हो गया। तो ये सिंपल से थोड़ा सा लॉ बेसिक लेवल पर मैंने बोल दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, कि एग्जाम्पल जो है वो आप याद रख लीजिएगा। तो फोर्स आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज अ फोर्स विच एक्ट अपोजिट टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। एक सरफेस है, सरफेस पर मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो मेरे नीचे के जो शूज़ हैं उसके पार्टिकल और सरफेस के पार्टिकल एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आते हैं, और इंट्रैक्शन के आने से क्या होता है, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करेगी, मेरे को रोकने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, एक सब्सटेंस को रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द फोर्स अप्लाइड बाय अस। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने की हमेशा कोशिश करेगी। जैसे एक बॉक्स है, वो ज़मीन पर सरफेस पर रखा है, तो सरफेस के पार्टिकल और बॉक्स के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स है। जब मैं फोर्स लगा रही हूँ तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रही है, बॉक्स को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं धक्का लगा रही हूँ। तो जहाँ मैं उसको धक्का लगा रही हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट काम कर रही है, उसको बॉक्स को रोकने की कोशिश कर रही है। वो सरफेस के साथ उसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है। ये जो फ्रिक्शन होती है ये हमेशा किसकी वजह से होता है, इरेगुलरिटीज ऑफ टू सब्सटेंसेस इन कॉन्टैक्ट। जब देखिए, जितने भी दो ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं तो उनके पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और जब वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। जब पार्टिकलों में गैप होगा, इरेगुलरिटी होगी, तो वो दोनों पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वहाँ पर हाई हो जाएगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग ऑन द रफ सरफेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी तो पार्टिकल एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, और वीक होती है कहाँ पर, स्मूथ सरफेस पर। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कोई सरफेस है, उस पर पाउडर छिड़क दिया तो क्या होगा। सीधी सी बात है, जब हमने उस पर पाउडर लगा दिया और हम बॉल फेंकेंगे तो वो सीधी सी बात है, वहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया, स्मूथ सरफेस कर दिया, तो पार्टिकल एक दूसरे के इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो गया। फ्रिक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फ्रिक्शन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन हमें रोकने की कोशिश कर रही है, और अगर हम रुकेंगे नहीं तो हम फिसल कर गिर सकते हैं। जैसे केले के छिलके पर होता है, फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। लिख नहीं सकते, स्टॉप नहीं करे, अगर हम चल रहे हैं तो कभी रुकेंगे ही नहीं, फ्रिक्शन की वजह से ही तो हम रुक पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मूविंग कार जो है वो कभी रुकेगी ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है तो वो मूविंग कार को रोकने की कोशिश करती है। इफ़ द सरफेस आर प्रेस्ड विथ फोर्स द फ्रिक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, अगर हम फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और उसको प्रेस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट जो है वो चलेगा थोड़ी, वो तो रुक जाएगा, तो वहाँ पर घर्षण जो है वो, फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ये PS स्टैट में बहुत बार पूछा है इनका सीक्वेंस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें जो फ्रिक्शन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है स्लाइडिंग में, क्योंकि इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से आ रहा है। और सबसे कम फ्रिक्शन जो होता है वो आपका रोलिंग में होता है, क्योंकि आपके रोलिंग में क्या होता है, वो इजीली जो है सरफेस से पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे अटैची वगैरह में आपने देखेंगे वो रोलर लगे रहते हैं उनमें नीचे की तरफ, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है, वो कम कर देता है आपके फ्रिक्शन को। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है और सबसे कम रोलिंग में होता है। When an stationary object start motion from rest, the force applied on the object to overcome the friction is called static force। है ना, वो सिंपल सा है कि एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है लेकिन उस पर फोर्स लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चल सके, तो वो जो उस समय वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो क्या है, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। जैसे इस तरह का जो इंक्लाइंड सरफेस होता है इसमें जो है सेम स्पीड से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो
फिसलता रहता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक से कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो कम होगा वो होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें जो फ्रिक्शन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ऑन अनदर, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है तो वो आपका, जैसे कार व्हील ऑन द ग्राउंड, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, तभी कार जो है बहुत अच्छे से चल पाती है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पर लिखा भी है जर्नली लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर हम ये भी बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अब देखिए फ्रिक्शन जो है इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने इसको जड़ से ख़त्म कर दिया तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो कभी चलेगा ना कभी रुकेगा। तो इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके शूज़ वगैरह होते हैं उनमें नीचे में जो सोल होती है उनमें खांचे बने होते हैं। वो क्यों होते हैं, फ्रिक्शन को आपका बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आप फिसले ना। सेम ऐसे टायर वगैरह जो होते हैं उनमें खांचेदार बनाए जाते हैं, वो किस लिए होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। तो या तो हम फ्रिक्शन को घटाएंगे या फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे। जैसे कभी कभी जो आपके हैंडल वगैरह होते हैं दरवाज़ों के वो बहुत टाइट खुलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तेल जो लुब्रिकेंट है वो लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो फ्रिक्शन को या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे ग्रीस, ऑयल, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। इनको हम मशीन वगैरह में लगाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और मशीन जो है वो स्मूथली चलती रहे। फ्रिक्शन कैन बी जनरेट हीट। अब फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट भी होती है। जैसे आप अपने हैंड को एक दूसरे से रब करेंगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन एक्सेसिव एनर्जी इज लॉस इन द मशीन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं मशीनों में, ताकि जो हीट है, हीट की वजह से जो आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है मशीन में वो कम हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 3 फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और रोलिंग में सबसे कम होता है। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन को कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब लास्ट में एक आखिरी टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और इसी के साथ ये फर्स्ट मैराथन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक और मैराथन आएगी, तो 2 मैराथन में, सेकंड मैराथन में हम कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और 1-2 टॉपिक और सारे कवर कर लेंगे। तो ये 2 मैराथन भी अगर आप देखकर चले जाते हैं PS टेट के लिए, तो आप एक बेहतरीन स्कोर जो है PS टेट में कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की मैराथन का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है क्या, एक नया टर्म आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, ये होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद NCERT में बात हुई है सेल की। तो देखिए जो सेल में ऊपर का मेटल का कैप होता है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो नीचे मेटल की डिस्क होती है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल में जो मेटल कैप है यहाँ पर लिखा है ये पॉजिटिव है, और ये जो मेटल की डिस्क है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेटल की कैप, ये एक कार्बन की रॉड होती है। अंदर देखिए यहाँ पर दिख रही होगी आपको ये ब्लैक कलर की, ये कार्बन की रॉड जो है पूरी यहाँ पर नीचे तक इससे जो है दूसरी मेटल डिस्क से क्या होती है, आपकी अटैच होती है। अब देखिए सेल के अंदर की मैं अगर बात करूँ तो पूरा यहाँ पर इसको समझते हैं। जो अपर लेयर ऑफ सेल होती है वो किसकी बनी होती है, वो जिंक मेटल की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो सेल है उसकी अपर लेयर किसकी बनी होती है, वो जिंक मेटल की बनी होती है। और अंदर ये क्या होती है, ये कार्बन की एक ब्लैक कलर की रॉड होती है। तो ये कार्बन की रॉड और ये जिंक के बीच में एक पेस्ट भरा हुआ होता है, और ये पेस्ट किसका होता है, आपका अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका पेस्ट होता है। और ये सेपरेट करता है किसे, जिंक कंटेनर को, किससे, कार्बन के रॉड से। ये जो जिंक का कंटेनर है और ये कार्बन के रॉड है, इन दोनों को सेपरेट करता है बीच में भरा हुआ एक पेस्ट, और ये पेस्ट किसका होता है, आपका अमोनियम क्लोराइड और लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सेल हमारे 2 तरह के होते हैं। सेल हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल और एक होती है हमारे सेकेंडरी सेल। ये जो प्राइमरी सेल होते हैं वो यूज़ और थ्रो वाले होते हैं। जैसे जो आपकी किस में होते हैं, टॉर्च वगैरह में होते हैं, आपकी जो क्लॉक वगैरह होती है उसमें होते हैं। वो प्राइमरी सेल होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं जैसे हमारे फ़ोन के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। बार बार हम उनको रिचार्ज करते रहते हैं। तो याद रखेंगे 2 टाइप के सेल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो ये सेल का कॉन्सेप्ट था जो NCERT में दिया, वो क्लियर हुआ। अब देखिए करंट का थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। अब देखिए जो करंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है करंट कहाँ से फ्लो करता है।
ये देखिए जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशन सबसे स्टार्टिंग में इन्हें इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में साइंटिस्टों को नहीं पता था। तो शुरू में साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन बाद में पता चला जो फ्लो है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। लेकिन जो पहले वाले साइंटिस्टों ने माना, उन्होंने उसकी जो थ्योरी दी थी उसको चेंज नहीं किया, उन्होंने उसको वही रखा और उन्होंने ये कहा कि बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी एज्यूम दैट द करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो करंट का फ्लो है वो हम पुरानी ट्रेडिशन के आधार पर ही मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है तो वो पूछे बताएंगे आप क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर आपसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे वो क्या होता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, याद रखेंगे क्या होता है, एम्पियर। और इसको मेज़र करने के लिए हम अमीटर, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, अमीटर, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है तो एक डिवाइस यूज़ होता है एमीटर, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लियर है, उसका फ्लो हो रहा है, बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका वोल्टेज। अब देखिए, सपोज इसको ऐसे समझिए कि पानी है, पानी सिंपली क्या हो रहा है, बह रहा है। लेकिन अभी वो पानी क्या होने लगे, बहुत तेज तेज बहने लगे, वहाँ पर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। तो इसी तरह से सेम करंट में प्रेशर का काम करता है कौन, वोल्टेज, वो है वोल्टेज। डिस्क्राइब द प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पुश करता है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए, करंट को अच्छे से तेजी से पहुंचाने के लिए एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज। और इसको हम मेज़र करते हैं किसमें, वोल्ट में। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अगर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट तेज़ी से जाएगा, अगर वोल्टेज कम तो करंट तेज़ी से नहीं जाएगा। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, 1.5 आपके वोल्टेज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1.5 वोल्टेज है, तो करंट देखिए इतना है। अब जब वोल्टेज बढ़ गया, 3 वोल्ट हो गया, तो देखिए करंट जो है वो हाई हो गया। तो करंट का जो प्रेशर है वो कौन देख रहा है, वो आपका वोल्टेज देख रहा है। तो वोल्टेज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पुश करता है, करंट को पुश करता है, और इसको हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए 3 टर्म आते हैं, एक तो करंट हो गया, एक वोल्टेज हो गया, और एक होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो करंट को जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, वो आपका रेजिस्टेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द करंट फ्लोइंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, ओम। क्या होता है, ओम जो है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है जो आपके करंट को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है ओम का लॉ, Ohm's law state that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। ये 2 पॉइंट हैं, है ना। तो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट पास होता है। तो ओम्स का लॉ ये स्टेट करता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, ये जो करंट है 2 पॉइंट के बीच में, ये जो करंट है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। मैंने बताया था अभी पीछे, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। तो करंट और वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही आपका ओम्स का लॉ है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक आर जो है वो कॉन्स्टेंट आता है, और ये जो आर कॉन्स्टेंट है ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपका एक ओम्स लॉ में फॉर्मूला निकल कर आया, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। अब इन तीनों को रखकर अलग अलग तरह से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। न्यूमेरिक बन सकता है, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, रेजिस्टेंस पूछेगा, रेजिस्टेंस दे देगा, वोल्टेज दे देगा, करंट पूछेगा। तो ये पूरा आपका क्या है, ये ओम्स का लॉ है। रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट क्या है, ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज़ में और एक होता है पैरेलल। देखिए सीरीज़ में कनेक्शन कैसे होते हैं, एक ही लाइन में होंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। देखिए ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ये तो एक सीरीज़ में कनेक्शन है। लेकिन ये और ये जब ऊपर नीचे हैं तो ये एक तरह से पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो जब इस तरह से देखिए
ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो 3 है करंट आई जो हैं, जब ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पैरेलल में कनेक्शन होता है। और जब ये एक ही लाइन में इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो ये आपका सीरीज़ कनेक्शन होता है। तो जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें जो वोल्टेज होता है, याद रखेंगे, वो ऐड होती हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, करंट जो होता है उस केस में सीरीज़ कनेक्शन में करंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब तीनों में I1 I2 I3 यहाँ पर करंट क्या होगा, सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता। याद रखेंगे, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो फाइनली क्या निकल कर आता है, V1 + V2 + V3। और करंट जो होगा, अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक सीरीज़ कनेक्शन है, उसमें जो करंट है वो आपका 8 एम्पियर का है, ठीक है, 8 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो बताइए लास्ट में करंट क्या होगा। तो करंट I1 I2 I3 जो है वो सेम होगा, तो वो करंट लास्ट में भी 8 एम्पियर ही होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो V1 + V2 + V3 होगा, जो फाइनल वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या होता है, सिंपली R1 + R2 + R3। अब जैसे यहाँ पर R1 की वैल्यू दे दी 2 ओम, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी 3 ओम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी 4 ओम। और आपसे पूछेगा कि फाइनल रेजिस्टेंस बताइए सीरीज़ के कनेक्शन में, तो सिंपली आप तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 + 3 + 2। तो सिंपली आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म सीरीज़ के कनेक्शन में आप याद रखेंगे। अब मैं अगर पैरेलल कनेक्शन में बात करूँ, जैसे यहाँ पर थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहता है, ऐसे ही यहाँ पर थ्रू आउट द सर्किट वोल्टेज जो है वो आपका सेम रहेगा। V1 V2 V3 जो है वो बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल करंट होता है वो क्या होता है, I1 + I2 + I3 होता है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे, वो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमारा 2 था, 3 था, 4 था, तो 1/2 + 1/3 + 1/4 एलसीएम लेंगे पूरा, फिर फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, निकल कर आता है। वो 1/R की फॉर्म में निकल कर आएगा। फिर खाली अगर मुझे R बनाना होगा ना, तो जो मेरा रिजल्ट निकल कर आया है उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है लास्ट में, तब वो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाता है। तो ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन भी मैंने आपको समझा दिए कि इनमें वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वर्क करती हैं। अगर यहाँ से न्यूमेरिक बन जाए 1 भी % तो आप अब ईजिली उसको कर देंगे। उसके बाद कुछ और टर्म्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें नियॉन गैस होती है, इसमें वायर होते हैं, बेस होते हैं, इसमें एक फिलामेंट होता है जो आपका टंगस्टन का बना हुआ होता है, जिसमें जैसे ही करंट हम पास कर देते हैं तो वहाँ पर वो यहाँ तक आते आते वहाँ पर जो है हीट जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वायर है वो वहाँ पर जल उठता है ना, तो वहाँ पर हमें लाइट जो है वहाँ पर एमिट होती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, थिन वायर दैट एमिट लाइट, एक पतला सा थिन वायर, ये देखिए टंगस्टन का वायर जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, जब ये लाइट एमिट करने लगता है हीट की वजह से, तो वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। इसमें नियॉन गैस भी होती है। जब अब नेक्स्ट हम की बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, ये पूरा एक पाथ जिसमें आपका सेल भी है ना, वायर्स भी हैं, आपका करंट भी फ्लो कर रहा है प्रॉपर अच्छे से, तो वो आपका क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इज़ अ पाथ और अ लाइन थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सिंपली, वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। स्विच उसमें होता है, आपने देखा होगा ऑन ऑफ करने के लिए करंट को। तो स्विच क्या होता है, आपका एक सिंपल डिवाइस होता है जो आपके ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है सर्किट को, या तो उसे स्टॉप करेगा या स्टार्ट करेगा किसको, करंट के फ्लो को। अब देखिए कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और कुछ जो है जो इंसुलेटर हैं या बैड कंडक्टर हम जिनको बोलेंगे, वो होते हैं आपके प्लास्टिक, रबर, वुड, ये बैड कंडक्टर होते हैं आपके किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा था, तो उसमें देखिए इस तरह से सेल आप देखते हैं, जब हम पूरा सर्किट बनाते हैं तो उसमें इस तरह से आपका ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेल को, ये बैटरी होती है। तो सेल में ये जो पतला वाला इस तरह से थिन, ये जो पतली लाइन है, ये आपका ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, और ये जो छोटी सी मोटी सी थिक लाइन, छोटी सी है ये मोटी सी थिक वाली, ये आपके नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। यहाँ पर यही लिखा है इलेक्ट्रिक सेल में जो ये लॉन्ग और थिन लाइन है, ये लॉन्ग और थिन लाइन है, ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल को डोनेट करती है, और ये जो शॉर्ट और थिक लाइन है ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल को डोनेट करती है एक सेल में। और जब ये दो सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये आपका बैटरी जो है वहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जैसे आप ये देखेंगे, ये वाला जो है आपका, ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो दूसरा है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव
टर्मिनल एक सेल का और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एक साथ कनेक्ट करे जाते हैं और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर आपका बैटरी जो है वो फॉर्म कर लेती है। उसके बाद देखते हैं हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करंट जो होता है जब वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी सब्सटेंस में तो वो वहाँ पर कभी कभी हीट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे आपने हीटर में देखा होगा, प्रेस में देखा होगा, तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। और जब करंट फ्लो करता है और उस केस में वायर के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र, हेयर ड्रायर, जो आपकी प्रेस होती है, आयरनिंग होती है, उन सब में ये हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का देखने को मिलता है। समटाइम जो हमारा वायर होता है वो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, फायर कैच कर लेता है ना। और वो कब होता है, जब करंट बहुत ज़्यादा हम सप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, या हम उसको एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट अगर हम फ्लो करा देते हैं तो वहाँ पर वायर जो है वो बस्ट हो जाता है या सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो याद रखेंगे करंट की एक मिनिमम लिमिट नहीं होती, करंट की हमेशा एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा आप फ्लो कराएंगे तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर वायरिंग जो है वो टूट जाएगी। अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि करंट की एक मैक्सिमम लिमिट है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, नुकसान ना हो, तो एक टर्म आता है फ्यूज़, इसको यूज़ करा जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हर इलेक्ट्रिक सर्किट में, बिल्डिंग्स वगैरह में लगा होता है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से क्या करता है, बचाने में मदद करता है। और आजकल तो MCB जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं उनका प्रयोग करा जाता है। और जैसे ही हाई अमाउंट का, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो करता है तो वो वहाँ पर ब्रेक जो है वो हो जाता है। ये देखिए पूरा दिखाया कि टंगस्टन वायर कैसे हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है वो ब्लो करने लगा और जो बल्ब है वो आपका जल गया। द हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑन, अब देखिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी मेटल में, किसी भी वायर में, वो डिपेंड करती है कि किस तरह का मेटल के, जो वायर के अंदर मेटल है वो कैसा यूज़ करा गया है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी वायर में वो डिपेंड करेगी कि इस तरह का मेटल, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, इन सब पर जो है ये हीटिंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी पूरी वायर में। और अब देखिए ये तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पर ये NCERT में पूरा समझाया है कि देखिए पूरा यहाँ पर सेल लगाया गया है, ये आपका स्विच है, ये आपका बल्ब है, अभी पूरा सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। अब सर्किट में यहाँ पर ये कॉपर का वायर जो है मैच स्टिक के ऊपर क्या करा गया है, लपेट दिया गया है और अंदर क्या रखा गया है, मैग्नेटिक निडल रखी, जो एक निडल है वो यहाँ पर रखी गई है। अब ये हुआ क्या है, जैसे ही यहाँ पर करंट ऑन करा गया होगा, है ना, स्विच को इससे जोड़ दिया गया होगा तो करंट का फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही करंट का फ्लो हुआ तो हुआ क्या कि जो अंदर मैग्नेटिक निडल रखी थी ये हिलने लगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखने को मिला। कभी कभी जो वायर होता है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है करंट में, जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, और वही आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराता है। और मैग्नेटिक बेल जो है, ये आपकी जो घर में बेल्स होती हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही आपकी वर्क करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केमिकल इफेक्ट। जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो वहाँ पर हमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखने को मिलता है। सम सब्सटेंसेस इन लिक्विड स्टेट आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक लेमन, विनेगर, मिल्क। इनमें क्या होता है, H+ आयन जो है वो रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ये आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर होनी है। उसके अलावा जो हनी, वेजिटेबल ऑयल, ये सब क्या है, शुगर का सॉल्यूशन, ये बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें से H+ आयन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वी यूज़ डायोड का यूज़ करते हैं यहाँ पर क्योंकि इनमें जो करंट होता है वो बहुत ही वीक होता है। अब उस करंट को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, डायोड का, इंस्टेड ऑफ बल्ब फॉर वीक करंट। अब वीक करंट को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बल्ब की जगह डायोड का। और कनेक्ट लॉन्ग वायर विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट वायर विद नेगेटिव टर्मिनल। ये जो शॉर्ट वायर होता है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और ये जो लॉन्ग वायर होता है ये आपका जो होता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जो है कनेक्ट करते हैं बैटरी के। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसका जो लॉन्ग वायर होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा जाता है और इसका जो शॉर्ट वायर होता है वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा जाता है। और कनेक्ट करने के बाद हम चेक कर पाते हैं कि जिस लिक्विड के अंदर इसको पूरा सर्किट जोड़ा गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बीच में ये लिक्विड है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए और ये जो डायोड है वो आपका जलना चाहिए। तो नींबू के रस में, सिरके में विद्युत का चालक का परीक्षण यहाँ पर ये करके देख रहे हैं।
हैं। नॉर्मल वाटर जो होता है जैसे आपका टैप वाटर होता है, ये याद रखेंगे आप, गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मिनरल सॉल्ट वगैरह होते हैं जो आपके H+ आयन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, याद रखेंगे, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें मिनरल और सॉल्ट वगैरह नहीं होते। तो जो नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर, वो गुड कंडक्टर है, और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है। एयर जो होती है वो याद रखेंगे आप, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, जो केमिकल इफेक्ट की हम बात कर रहे थे वो बेसिकली है क्या। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली डिपोजिटिंग अ डिजायर मेटल लेयर ऑन द सब्सटेंस। देखिए, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये केमिकल इफेक्ट पर ही काम करता है। देखिए, बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा जो सिल्वर और गोल्ड की, आपने देखा होगा बहुत से मेटल पर पॉलिशिंग करी जाती है। जैसे ये मेटल है कॉपर का, कॉपर के ऊपर क्या करी, गोल्ड की हल्की सी परत चढ़ा दी। अब वो कैसे चढ़ाई गई होगी, वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन कराई गई। उस रिएक्शन से क्या हुआ, उस गोल्ड के ऊपर वो कॉपर की जो प्लेट है वो उसके ऊपर लग गई है। अब जैसे आपने देखा होगा जो आयरन के सब्सटेंस होते हैं वो बहुत चमकते हैं, तो उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो साइकिल वगैरह है, कार वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। तो ये कोटिंग किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कराई जाती हैं, और यही आपका केमिकल इफेक्ट होता है। अब देखिए, जब एक सब्सटेंस, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल जो है उसके ऊपर उसकी लेयर जो है चिपकाई जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं ऐसा, डिपोजिटिंग अ डिजायर मेटल लेयर ऑन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस पर जो मेटल की लेयर हमें उस पर लगानी है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर लग जाती है तो वो होती है आपकी क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सच एज सिल्वर एंड गोल्ड कोटिंग ऑन डिफरेंट मेटल। बहुत से मेटल पर हम सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग जो है वो करते हैं। आपने देखा होगा हम क्रोमियम की कोटिंग भी करते हैं, किस पर, कार और बाइसिकल पर। आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं। वो किसकी वजह से चमकती हैं, क्योंकि उन पर क्रोमियम की कोटिंग हुई होती है। कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन द आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की लेयर की कोटिंग कर देते हैं। टिन कोटिंग ऑन फूड कंटेनर। फूड के जो कंटेनर होते हैं उनमें हम टिन की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि टिन जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, तो वो सब फूड से जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो सारी कोटिंग करी जा रही है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पास कराई जाती है, और ये आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टर्म में आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, पूरा एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो जो कॉपर और सल्फेट हैं वो दोनों अलग अलग हो गए, है ना। कॉपर और सल्फेट जो है वो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कराई एक सॉल्यूशन में, कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में। और ये जो इंडिविजुअल कॉपर है, जो तांबा है, जो कॉपर है, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और उस पर जाकर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से देखा कि ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर जाकर ये कॉपर जो है वो अट्रैक्ट होने लगा। तो इस तरह से इसके ऊपर इसकी लेयरिंग हो गई, और इसी के माध्यम से ये आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। तो ये आपका क्या है, केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। मुझे लगता है सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।